Welcome to Global Education. Science, Class 9th, Chapter 9, NCRT, National Council of Educational Research and Training, Gravitation. Introduction. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो जब फोर्स लगती है तो उससे क्या कुछ होता है। फोर्स के की वजह से मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फोर्स की वजह से ही चेंज ऑफ स्पीड ऑफ मोशन होता है। फोर्स की वजह से ही चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। फोर्स की वजह से ही चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मोशन होता है। फोर्स की वजह से ही चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ मोशन होता है। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तो बट ऑब्वियसली होएगा ही। हमने बहुत दफ़े देखा क्या ये एक सच्चाई है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। मतलब प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है और वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो नीचे अर्थ की तरफ ही जाता है। वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता? क्यों? ये सब के क्वेश्चंस हैं क्यों। तो कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट करनी चाहिए ये प्लैनेट्स, ये सैटेलाइट्स, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने कुछ इसके ऊपर सोचा कि सेम फोर्स जो प्लैनेट्स के ऊपर एक्ट करती है वही फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर भी एक्ट करती है। तो उन्होंने उसको कहा कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बनाया। हमने ये ऑब्ज़र्व भी करा है और स्टडी भी करेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असर कर रही है। जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो भी जगह जगह पे चेंज होता है। और क्यों चीज़ें लिक्विड में फ्लोट करती हैं? ग्रेविटी की वजह से मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकें तो वो कुछ दूर ऊपर अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, लेकिन उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है। तो न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है, आपने बचपन से लेके आज तक कई बार सुनी होगी कि एक एप्पल गिरता है पेड़ से और एप्पल जो है वो न्यूटन के ऊपर गिर जाता है। और जब एप्पल उसके ऊपर गिरता है तो उससे वो सोचना शुरू करता है। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि एप्पल आपके ऊपर ही क्यों गिरता है, एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? लेकिन न्यूटन ने सोचा कि अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है एक एप्पल को, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? अगर अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? तो एट ईच पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में जब जब जैसे जैसे मून घूम रहा है वो हर पॉइंट पे वो अर्थ की तरफ गिर सकता है क्या? ग्रेविटेशन। यहाँ पर हमने आपके लिए एक इमेज लगा के रखी हुई है जिसमें हमने दिखाया है कि एक लड़की जो है वो एक इंसान, एक लड़की जो भी कह लीजिए, उसने एक स्ट्रिंग में एक पत्थर को या बॉल को बांध के रखा हुआ और उसको गोल गोल घुमा रही है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना चीज। द ऑब्जेक्ट मूविंग द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। तो वो जब सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसकी डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होती है। एक सर्कल के में 360 डिग्रीज होते हैं, तो हर डिग्री पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और वो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से चेंज इन एक्सेलरेशन होता है। एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और उसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग और सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो जो स्टोन है वो उड़ जाएगा कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ,
और ये सर्कुलर पाथ जो है टेंजेंट, ये भी हमने आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है एक इमेज में। ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट ओ इज़ द सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट पी इज़ एनी पॉइंट इन ऑन द सर्कल। और लाइन ए बी जो है, सेगमेंट ए बी इज टेंजेंट टू द perpendicular to the center of the circle, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर ये कहीं से भी रिलीज हो जाए ये बॉल, ये पत्थर, तो ये इट विल फ्लाई अवे इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि ए की तरफ या बी की तरफ, जिस तरफ भी उसका मोशन है उस तरफ वो चला जाएगा। मोशन ऑफ द मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में रहता है, नहीं तो वो इट विल गो ऑफ इन द टेंजेंशियल साइड, किसी भी टेंजेंट में, वो टेंजेंट में स्ट्रेट लाइन में वो चला जाएगा। ग्रेविटेशन में हम आगे बढ़ते हैं, तो अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे न्यूटन के उसमें आपने देख ही लिया। तो क्या एप्पल जो है वो अर्थ के ऊपर तो गिरता ही है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ ऊपर की तरफ उठेगी एप्पल की तरफ, क्योंकि एप्पल ऊपर है पेड़ के ऊपर? क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ उठेगी ऊपर? अर्थ क्यों नहीं उठ पाती है एप्पल की तरफ ऊपर? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एप्पल जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहती है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है एप्पल का मास कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। इसके लिए अर्थ के ऊपर जो उसका पुल है ऊपर की तरफ, एप्पल उसको बहुत ही कम पुल कर सकता है, लेकिन अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अर्थ उसको बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ अपनी ओर अर्थ की तरफ एप्पल को पुल कर सकता है। और इसी की वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ नहीं पुल होती, बल्कि मून अर्थ की तरफ पुल होता है। ग्रेविटेशन, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन। तो सन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स है, कहीं ना कहीं पे कोई शक्ति है, कोई फोर्स है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। मतलब कि ना सिर्फ सन और अर्थ, सन और जुपिटर, सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं, बल्कि अदर प्लैनेट्स भी, जुपिटर एंड अर्थ, ये भी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूटन ने कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उसने दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? एक लॉ होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो एप्लीकेबल रहे, उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो ग्रेविटेशन जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और विद अ फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है। तो यहाँ पे जो है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। यहाँ पे हमने जो साइन यूज़ किया है वो ये साइन यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी वाला सिंबल नहीं मिल रहा था, इसके लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है। और वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो एक शेप है, बट एज अ सिंबल वी आर यूजिंग इट एज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कंबाइनिंग, ऊपर के दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू है।
ये डी स्क्वायर, यहाँ से आप देखिए कि डी स्क्वायर क्या है। ये दो सर्कल्स हैं, एक अर्थ है एक कुछ और है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हमने डी से दिखाया है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि f इज इक्वल्स टू 1/d²। तो यहाँ पे भी अभी वही चल रहा है कि सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ये वाला लिया हुआ है। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम डिवाइडेड बाई d², और इसको हम लिखते हैं f इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई d²। जी क्या आ गया भाई, जी एकदम से बीच में आ गया, तो जी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। याद रखिएगा ये कैपिटल जी है। f इज इक्वल्स टू d², f इंटू d²। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो था तो उसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो f इंटू d² इज इक्वल्स टू g इंटू एम इंटू एम। तो ये हो गया g इज इक्वल्स टू f इंटू d² डिवाइडेड बाई m इंटू एम। तो ये आपका कांस्टेंट जो है g का वो हमने निकाला। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। SI यूनिट ऑफ g क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg²। और ये चीज़ें हमने कैसे यहाँ पे निकाली, फोर्स, डिस्टेंस, मास, ये सब चीज़ों के यूनिट्स हमने इसमें डाल दिए। ये जो फॉर्मूला बनाया था हमने ऊपर, इसमें जब ये सारे यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये आता है। और g का वैल्यू जो है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ये हमारे को दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, जो 1731 से लेके 1810 था यहाँ तक वो था, और उसने ये चीज़ बनाई थी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी थी एक सेंसिटिव बैलेंस को लेके। तो हेनरी कैवेंडिश ने हमारे को ये फिगर दिया, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। अभी हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई क्या खास है, इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है हमारे को ऐसे कई सिद्धांत, कई ऐसे प्रिंसिपल जो आपस में इससे पहले अनकनेक्टेड समझे जाते थे। जैसे कि फोर्स जो है बाइंडिंग, कोई फोर्स है जो हमारे को अर्थ के साथ बाइंड करके रखी हुई है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है, वो भी कुछ कारण से है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन है, वो भी किसी कारण से है। तो वो कारण जो था वो हमारे को दिया ग्रेविटेशन ने। ये सब चीज़ का कारण ग्रेविटेशन ने दिया। फ्री फॉल, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होएगा। स्टोन अगर आप ऊपर फेंकोगे तो कुछ हाइट तक वो ऊपर जाता है, उसके बाद में वो नीचे गिरने लग जाता है। एक पॉइंट पे वो टर्न करता है और नीचे गिरता है। और वो नीचे ही क्यों गिरता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे गिरता है। और जब वो नीचे गिरता है तब वो फ्री फॉल में नीचे गिरता है, कोई हिंडर नहीं होता, कोई चीज़ उसको रोक नहीं रही, सीधा नीचे गिर रही है वो चीज़, फ्री फॉल। उसकी फॉल को कोई जना कट नहीं कर रहा है, पूरा जहाँ तक वो गया ऊपर वहाँ से लेके अर्थ तक वो फ्री फॉल में गिरता है। कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। अर्थ की अट्रैक्शन जो है वही उसको अट्रैक्ट कर रही है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है अर्थ के अट्रैक्शन से आ रहा है। चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, अब छोटा जी है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी है। इसका ऐसा यूनिट जो है
वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेम है एक्सेलरेशन के यूनिट के जैसा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है ये एक तरीके का। तो फ्री फॉल के बारे में ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। तो वहाँ पे m जो है वो मास हो गया, a इज एक्सेलरेशन, f इज फोर्स, तो f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व करता है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देखें तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। ए को हमने सब्सिट्यूट कर दिया जी से, तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू जी, जी कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी, इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सब्सिट्यूट करते तो m इंटू जी इज इक्वल्स टू जी, जी कैपिटल जी, m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे m इज मास ऑफ अर्थ, d इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारी चीज़ें जब हम सब्सिट्यूट कर देते हैं तो वहाँ पे आता है m इंटू जी इज इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो g इज इक्वल्स टू g कैपिटल जी m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनके लिए हमने ग्रेविटेशन का ये बना दिया कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया। तो अर्थ जो है यहाँ पे हमने और एक चीज़ बोली है, ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके लिए ये अप्लाई करता है फॉर्मूला। लेकिन अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। गोल तो है अर्थ, बॉल की तरह गोल है, लेकिन एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट गोला नहीं है अर्थ का, वो थोड़ा सा चपटा है। तो रेडियस जो है पोल्स पे इंक्रीज कर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना इक्वेटर की तरफ जाके थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो ग्रेटर है पोल्स पे और लेसर है इक्वेटर्स पे। और हमारी सारी कैलकुलेशन के लिए हम जो लेते हैं वो जी को कांस्टेंट लेते हैं। फॉर अदर कैलकुलेशंस जी, अगर आपको स्पेसिफिक कैलकुलेशन करनी है तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली एज पर द डिस्टेंस। Calculate the value of g. G is acceleration due to gravity either of earth. तो g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल g, उसकी वैल्यू हमारे को पता है 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे को पता है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स। तो g इज इक्वल्स टू g कैपिटल G इंटू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे आपको ऊपर बताई है वो हम डाल देते हैं और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो g का वैल्यू आता है, जी मतलब छोटा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप याद रख लीजिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी होता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या पेपर और स्टोन को अगर हम एक जगह से किसी भी एक हाइट से हम फेंकें तो वो क्या अर्थ के ऊपर सेम स्पीड पे गिरेंगे, इकट्ठे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे ना। तो ये क्यों नहीं गिरते हैं इकट्ठे? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस होता है पेपर पे, पेपर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होएगा कंपेयर टू दैट ऑफ स्टोन। स्टोन का तो छोटा सा सरफेस एरिया है तो उसके ऊपर कम रेजिस्टेंस आएगा।
और स्टोन जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा, पेपर बाद में पहुंचेगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे हवा ही हटा दें, वैक्यूम में करें ये चीज़, दोनों को इकट्ठे ऊपर से नीचे फेंके, एक सर्टेन हाइट से दोनों को इकट्ठा नीचे फेंके, तो दोनों के दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो G इज कांस्टेंट नियर दिया, G कैपिटल G अभी हम बोल रहे हैं, देयरफॉर A कैन बी रिप्लेस्ड बाय G इन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन के बदले में हम G को लगा सकते हैं। तो V जो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी वो थी V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब जगह पे हम ए को हटा के जी भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सेलरेशन ही है। तो यहाँ पर जो था, हमने आपको याद होगा कि आपको बताया था कि u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव होती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, नेगेटिव है तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। s इज डिस्टेंस कवर्ड, t इज टाइम। अभी हम आते हैं मास पे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है। जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ता है। मास कांस्टेंट रहता है, चाहे अर्थ पे जाए, चाहे मून पे जाए, चाहे आउटर स्पेस में जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, मास इज कांस्टेंट। और मास जो है चेंज नहीं होता जगह से जगह पे। यहाँ पे चेंज का स्पेलिंग थोड़ा ठीक नहीं आया है, लेकिन चलिए आप जानते ही है क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। वेट जो है, अब वेट पर आते हैं। मास और वेट अलग होते हैं, ये आपको पता ही होगा। नहीं भी पता है तो अब से आप हमेशा ये याद रखिए कि मास और वेट अलग होते हैं। अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मास पे, m मास पे। एक्सेलरेशन जो है a वो ड्यू टू ग्रेविटी g है। फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है w, वो फोर्स विद विच उसको अट्रैक्ट करती है अर्थ। जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट अर्थ अट्रैक्ट करती है वो बन जाता है उसका वेट। आपको पता ही है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और वही चीज़ को अगर आप ग्रेविटी से रिप्लेस कर दें तो हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो है वो एक्चुअली फोर्स है, तो W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट जो है W, वो सेम एज फोर्स यानी कि न्यूटन। वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो फोर्स खींच रही है उसको वेट भी कह सकते हो। वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वैल्यू ऑफ g एट अ प्लेस, हर जगह पे g का वैल्यू हम कांस्टेंट ही लेते हैं। एट अ गिवन प्लेस वेट w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो यहाँ पे अगेन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये लिया हुआ है, देख लीजिए आप। वैसे इसका सिंबल जो होता है नॉर्मली वो होता है इन्फिनिटी का सिंबल। तो आपको सब जगह जहाँ पे भी यूज़ करना है आपको वो इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास ये इन्फिनिटी का सिंबल नहीं था, इसके लिए हमने ये सिंबल को एज्यूम करके और आपको लिख के दिया है कि प्लीज़ एज्यूम दिस एज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन आपके प्रैक्टिकली जब भी आप टेस्ट वगैरह में कहीं पे भी लिखेंगे तो आप ये सिंबल नहीं लगाएंगे, आप इन्फिनिटी का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। एट अ गिवन प्लेस वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है इज अ मेजर ऑफ इट्स मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ हो चाहे कोई भी प्लैनेट हो, मास सेम रहेगा। वेट जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्योंकि वो वेट डिपेंड करता है, इसके लिए वेट अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होएगा।
ये आप लगा के चलिए। अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अलग होएगा, जुपिटर के ऊपर अलग होएगा, सैटर्न के ऊपर अलग होएगा, यूरेनस के ऊपर अलग होएगा। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर भी अलग रहेगा, मून के ऊपर भी अलग रहेगा। वेट जो है is equals to W of an object on earth, force F with which earth attracts the object। जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है। उसी तरीके से वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून is the force F with which the moon attracts the object। जिस फोर्स के साथ मून एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो फोर्स जो है वही मून पर उसका वेट बन जाती है। और मास ऑफ मून जो है वो कम है मास ऑफ अर्थ से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑब्जेक्ट का वो भी इस वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मून की अट्रैक्शन कम होएगी एक ऑब्जेक्ट की तरफ, और मतलब एक ऑब्जेक्ट को वो मून कम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और अर्थ जो है क्योंकि अर्थ उससे भारी है, मून से ज़्यादा भारी है, तो अर्थ उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर सकती है उस ऑब्जेक्ट को। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ। ये अंग्रेजी में वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब अर्थ और मून का मास और रेडियस हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। मास जो है अर्थ का 5.88 इंटू 10⁻⁴ kg है। ये चीज़ मास जो है kg में है। वहीं मून का मास 7.36 इंटू 10⁻22 kg है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.37 इंटू 10⁻6 है। और रेडियस ऑफ मून जो है 1.74 इंटू 10⁻6 है। तो अब हम आते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है वो m से आता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हमने बताया WM, वेट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून WM लिखा हमने। मास ऑफ द मून जो है वो हमने M से डिपिक्ट किया, कैपिटल M एंड स्मॉल m। रेडियस ऑफ मून जो है वो RM से डिपिक्ट करा। यहाँ पे M जो है वो हर जगह पे मून के लिए है, छोटा m जो है मून के लिए है। तो रेडियस आ गया। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो है वो बन जाएगा WM इज इक्वल्स टू G MM इंटू M डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर। तो अगर हम इसके ऊपर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कौन सी वैल्यूज़ ये नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको अभी पहले भी हमने पिछली स्लाइड में दिखा दिया था वैल्यूज़, और इस स्लाइड में वापस हम आपको वैल्यूज़ दिखा रहे हैं नीचे में, ताकि आप समझ जाएं कि क्या चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो वेट ऑफ इसमें हमने सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और उसको पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने आपको बताया कि वेट WM जो है 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M है। और WE जो है वो आता है 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। अब अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो वो क्या आता है, WM डिवाइडेड बाई WE कर दे तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है ये रख के आप कर लीजिएगा। आपको फिगर आएगा 0.165। 0.165 को फर्दर हम वो ब्रेक करेंगे तो आएगा 1/6। तो इससे हमारा क्या चीज़ निकली, हमारा ये निकला कि weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on earth। वापस आपको बता देते हैं, weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on earth। यानी कि अगर अर्थ पे उसका वेट 36 kg है, 36 kg है, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि
6 kg है उसका वेट मून पर। थर्स्ट और प्रेशर पर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार एक कैमल जो है, कई बार क्या है, ये फैक्ट है, आप कभी भी देख लीजिएगा, ये हमेशा वैसे ही रहेगा कि कैमल जो है वो डेजर्ट के सैंड में वो अपना पैर रखता है तो उसका पैर धंसता नहीं है, वो उस पर दौड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप दौड़ोगे तो आप उतना तेज़ नहीं दौड़ सकते, लेकिन कैमल दौड़ सकता है। घोड़ा भी उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता है जितना तेज़ कैमल दौड़ सकता है। और कैमल को इसीलिए शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। एक आर्मी का टैंक भी आपने देखा होगा जो 1000 टन से ज़्यादा का होता है, वो भी कॉन्टीन्यूसली अपनी चेन के ऊपर रेस्ट कर लेता है। उसके व्हील्स के ऊपर चेन लगी हुई होती है, वो आपको पता ही है, देखा होगा आपने कई दफ़े। तो वो उसके ऊपर रेस्ट करता है लेकिन अंदर नहीं धंसता। ट्रक और मोटर बस जो होती है उनके टायर्स चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, कटिंग टूल्स शार्प होते हैं, तीखे, तेज, नोकीले, पॉइंटेड। तो ऐसा क्या है इसमें? तो नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो थर्स्ट कहलाती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर कहलाती है। तो सिचुएशन हम लेते हैं, आप एक पोस्टर लगा रहे हो नोटिस बोर्ड पे, स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, तो उसके ऊपर आप पोस्टर लगाते हो। जब आप पोस्टर लगाते हो तो पिन से लगाते हो। आप जब पिन पोस्टर रख के उसके ऊपर एक पतला सा पिन रख के आपके अंगूठे से दबाते हो तो वो दब जाता है और पोस्टर वहाँ पे चिपक जाता है। आप चाहे एक पिन लगाए, चाहे आपके उसके चारों कोनों पे पिन लगाए, तो भी वो पोस्टर वहाँ पे चिपक जाता है नोटिस बोर्ड पे। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप पिन पॉइंट हील्स पहनकर सैंड में खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? आपकी हील्स जो हैं, अब आप कहोगे कि पिन पॉइंट हील्स कहाँ से लाएं, खैर लड़कियों के पास होती है, आपके पास नहीं, तो आप ऐसे ही खड़े हो जाइए। तो जब आप ऐसे खड़े होंगे या पिन पॉइंट हील्स के साथ सैंड में खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैर जो हैं या पिन पॉइंट हील्स जो हैं वो सैंड में नीचे धंस रहे हैं। ये कैमल वाला एग्जाम्पल ही हम आगे बता रहे हैं, लेकिन आपके रियल लाइफ चीज़ों से एसोसिएट करके बता रहे हैं, और आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब दूसरा चीज़, आप उसी सैंड के ऊपर आप लेट जाइए तो आप देखेंगे कि आप उतना ज़्यादा नीचे नहीं धंसते हो सैंड में जितना आपका पैर या आपकी पिन पॉइंट हील्स धंस रही थी। तो दोनों चीज़ में आपका बॉडी का वेट तो सेम था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो वो चीज़ अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो दोनों में सेम है, वेट आपका सेम है और दोनों में वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रहा है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ सैंड के लिए। परपेंडिकुलर मतलब कि राइट एंगल पे। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस को थर्स्ट कहते हैं, ठीक है। और जब आप सैंड में खड़े होते हो, जब आप सैंड में खड़े होते हो तो आपका वेट, जो आपको बॉडी का वेट है, वो एक्ट करता है एक एरिया पे जो कि आपके पैरों के बराबर है या आपके पिन पॉइंट हील्स के बराबर है, ठीक है। तो वो एरिया जो है वो यहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया है, पिन पॉइंट हील्स या पैरों की हील्स के बराबर है। और जब आप लेट जाते हो सैंड पे तो आपका वेट जो है वो एक एरिया पे एक्ट करता है जो कि बहुत बड़ा एरिया है। वो कितना बड़ा एरिया? आपकी पूरी बॉडी का कांटेक्ट एरिया विद द सैंड, इतना बड़ा एरिया है। और वो एरिया जो है आपकी बॉडी का पूरा एरिया जो है वो मच बिगर है दैन द पिन पॉइंट ऑफ योर हील्स। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थर्स्ट हालांकि सेम है, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट है दोनों में, हील में और तो सरफेस एरिया के अनुसार वो चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो थर्स्ट जो है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे कि कितने एरिया पे वो थर्स्ट एक्ट कर रही है, तो उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू थर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया। आपने देखा था कि जो पिन आपने दबाया था अपने अंगूठे से नोटिस बोर्ड पे आपके पोस्टर को चिपकाने के लिए,
तो एक छोटे से एरिया पे एक्ट किया और वो खटक से अंदर चला गया। अब वही चीज़ आपने प्रेशर देखा कि आपने जब सैंड में, और आपने दूसरा चीज़ देखा कि आपने सैंड में ये पिन पॉइंट हील्स पे और आपकी पूरी बॉडी के साथ आप लेट गए, तो वो एरिया जो है अब डिफरेंट हो रहा है। तो एसआई यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया। एसआई यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये जो है ये ब्लाइस पास्कल ने ये चीज़ें करी थी, तो उनकी याद में हम इसको पीए भी कहते हैं, पास्कल, इस यूनिट को। अगर सेम फोर्स स्मॉल एरिया पे एक्ट करे तो उससे लार्जर प्रेशर बिल्ड होता है दैन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर एरिया, उससे कम प्रेशर बिल्ड होता है। मतलब एक छोटे से एरिया में सेम फोर्स है जो एक्ट कर रही है छोटे से एरिया में, तो उससे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और वही फोर्स एक बहुत बड़े एरिया में एक्ट कर रही है तो उससे छोटा प्रेशर, कम प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है वो हम वाइड बनाते हैं, बहुत वाइड, और नेल जो है उसका हम पॉइंटेड टिप बनाते हैं, कील का, नेल का, पिन का, नाइफ्स, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का शार्प ब्लेड्स, थिन एजेस बनाते हैं। क्यों? ताकि वो छोटे से एरिया पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करें, और बिल्डिंग्स की नींव जो है वो बड़े से एरिया में कम इम्पैक्ट आए, इसके लिए उसको हम अलग तरीके से बनाते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स, सारी की सारी लिक्विड्स या गैसेस जो हैं वो फ्लूइड होती हैं, आपको पता ही है। सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस, जिसको आप वेट कहते हो। फ्लूइड का भी वेट होता है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस कंटेनर में वो हैं, उसके बेस पे, उसके साइड्स पे, उसके टॉप पे, सब जगह पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं इज कन्फाइंड टू द मास ऑफ द फ्लूइड, transmitted undiminished equally in all directions. The pressure is exerted, the pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished equally in all directions. अब हम आते हैं बॉयंसी। बड़ा अजीब सा वर्ड है बॉयंसी, थोड़ा थोड़ा बॉय के जैसा लग रहा है। अब बॉय से अब आप कुछ हिंट आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ड्राइंग वाटर, अगर आप एक वेल से पानी निकालते हैं तो जब तक आपकी बाल्टी जो है वो पानी के अंदर डिप्ड रहती है और उसके अंदर डूबी हुई होती है, तब तक आपको लगता है कि बाल्टी काफ़ी हल्की है। आप उसको रस्सी से खींच के इधर उधर करते हैं, आपको काफ़ी हल्की लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी के सरफेस से बाहर आती है, पानी से ऊपर आ जाती है, तो आपको पता चलता है कि वो बाल्टी बहुत भारी है। वैसे ही जब आप एक स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं तो आपको फील होता है कि आप बहुत लाइट हैं, बहुत हल्के हैं। आयरन या स्टील का ब्लॉक जब हम सी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन एक शिप जो है वही आयरन और स्टील का बना होता है, वो समुद्र में, सी में फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? एक एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल को अगर हम लें और उसके ऊपर एक एयर टाइट स्टॉपर लगा दें, उसका ढक्कन बंद कर दें या एयर टाइट स्टॉपर लगा दें और उसको पानी में डुबोएं, तो बोतल फ्लोट करती है। अगर हम उस बॉटल को नीचे पुश भी करते हैं तो जैसे ही हम उसके ऊपर से हाथ हटाते हैं तो पाते हैं कि वो ऊपर आ जाती झटके से। तो अगर हम उसको और अंदर पुश करते हैं, डीप इनसाइड पुश करने की कोशिश करते हैं पानी में, तो हम देखते हैं कि उसमें जैसे हम नीचे नीचे पुश कर रहे हैं वैसे वैसे उसको ऊपर पुश करने की फोर्स इंक्रीज होती जा रही है और हमको नीचे पुश करना और मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे ही हम उसको नीचे पुश करके छोड़ते हैं तो वो बाउंस करके झटके के साथ ऊपर आ जाती है सरफेस पे।
तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्ट करके, उसके ऊपर एक्ट करके उसको नीचे नहीं खींच रही क्या? अरे दुनिया भर में पूरे चांद सितारों को खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस बॉटल को नहीं खींच पा रही, ऐसा क्यों? वो बॉटल क्या चांद सितारों से भी दूर है क्या? तो ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं। वो क्यों नहीं नीचे डूबती है बॉटल? वो क्यों पानी में ऊपर तैरती है? उस क्या चीज़ है उसके पीछे? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बॉटल के ऊपर भी एक्ट कर रही है, बॉटल को भी वो नीचे पुल कर रही है, और वेट ऑफ द बॉटल के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्धारित हैं। वाटर जो है वो उसको अपवर्ड फोर्स से उसको अपवर्ड पुश कर रहा है, और वो अपवर्ड फोर्स जो है वो अगेन बॉटल के वेट के ऊपर चल रही है, और बॉटल जो है वो ऊपर राइज कर रही है। तो कि अगर हमको बॉटल को नीचे इमर्स करके रखना है तो उसका, अब बॉटल का वेट तो बहुत हल्का है, तो उसको अगर हमको नीचे इमर्स करके रखना है, पानी में डुबो के रखना है, तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और वो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉटल जो है उसको निगेट कर दे, उसको बैलेंस कर दे, तभी वो अंदर डुबा के रख सकती है उसको। अपवर्ड फोर्स जो बॉटल के ऊपर लग रही है उसको हम कहते हैं अपथर्स्ट या बॉयंट फोर्स। और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉयंट फोर्स लगती है जब वो पानी में या फ्लूइड में उसको हम डुबोते हैं, उसको इमर्स करते हैं तब। और बॉयंट फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। क्यों कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कोई सिंक कर जाता है? अरे यार क्या दिक्कत है यार, एक ही चीज़ होनी चाहिए ना, अगर ऑब्जेक्ट कोई डालोगे तो या तो फ्लोट करे या सिंक करे। ये तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट फ्लोट करे या सारे के सारे सिंक करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक नेल को, एक कील को, एक पिन को अगर आप पानी के ऊपर रख दे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है उसको वो नीचे की तरफ खींच लेती है। अपथर्स्ट ऑफ वाटर नेल को ऊपर की तरफ पुश करता है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन नेल जो है वो ज़्यादा है, और अपथर्स्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल कम है, इसके लिए वो नीचे सिंक कर जाता है। अब यहाँ पे हमने और एक चीज़ देखी, डेंसिटी ऑफ नेल जो है वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसके लिए भी वो सिंक कर रहा है। अपथर्स्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल इज लेस देन वेट ऑफ द नेल, इसके लिए वो सिंक कर रहा है क्या? अब हम दूसरा चीज़ लेते हैं, एक कॉर्क ले लेते हैं। कॉर्क को हम पानी के ऊपर फ्लोट कराते हैं, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द नेल, ऑन द कॉर्क, यहाँ पे नेल नहीं, ऑन द कॉर्क पढ़िए, इज लेस देन द अपथर्स्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क। यहाँ पे अगेन कॉर्क पढ़िए, तो इसके वजह से वो फ्लोट करता है। अब डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इसके लिए वो फ्लोट करती है। अपथर्स्ट ऑफ वाटर ऑन कॉर्क इज ग्रेटर देन वेट ऑफ कॉर्क, इसके लिए वो फ्लोट करता है। तो अब आते हैं डेंसिटी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सिंक कर जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक स्टोन ले लीजिए, उसको रबर बैंड से या रबर के स्ट्रिंग से आप बांध लीजिए, उसको सस्पेंड कर दीजिए एक स्प्रिंग बैलेंस से,
और नीचे एक बीकर ऑफ पानी ले लीजिए, बीकर फुल ऑफ वाटर ले लीजिए। अब आप वो सस्पेंडेड स्टोन जो है उसको आप पानी में डुबो दीजिए। पहले उसका वेट ले लीजिए, फिर उसको पानी में डुबो दीजिए। तो आप क्या पाओगे उसमें? आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगा कि इलोंगेशन, जब आप उसको रबर के उससे रबर की रस्सी से, रबर के स्ट्रिंग से जब आपने उसको लटकाया हुआ है, तो जैसे ही पानी में जाता है तो वो इलोंगेशन जो है रबर का थोड़ा कम हो जाता है, जैसे ही वो पानी में टिप करने लगता है, इमर्स करने लगता है। उसी तरीके से जो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग है वो भी डिक्रीज़ करती है। तो कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रही है कि वो उसका रीडिंग डिक्रीज़ हो रहा है, उसका वेट डिक्रीज़ हो रहा है, उसका बॉयंसी बढ़ रहा है, और उसका वो क्या कहते हैं कि फ्लोट भी कर रहा है, और उसका रबर का लेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है, रबर स्ट्रिंग की। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रही है उसके और उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स वो तो सेम है ऑन ऑल बॉडीज, इट इज़ द सेम इन ऑल फ्लूइड्स। तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर रही है उसके वेट के बराबर है उसका। तो ये उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया। उसका जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उससे हमने क्या कुछ बनाया? उससे हमने शिप्स बनाए, सबमरीन्स बनाए, लैक्टोमीटर जिससे हम प्योरिटी ऑफ मिल्क देखते हैं, हाइड्रोमीटर्स जिससे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखते हैं, और भी बहुत कुछ बनाया। आर्किमिडीज जो था वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था। वो फेमस है ज्योमेट्री के लिए और मैकेनिक्स के लिए। उसने ग्रीक आर्मी की मदद करी थी, और ग्रीक आर्मी ने वॉर भी जीती थी रोमन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उसने लीवर्स, पुलीज, व्हील्स एंड एक्सल्स इसके बारे में उसको बहुत नॉलेज थी आर्किमिडीज को, और उसके थ्रू उसने हेल्प किया था ग्रीक आर्मी को वॉर जीतने के लिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में तो आपने एक कहानी सुनी होगी। वो कहानी ऐसे चलती है कि आर्किमिडीज वाटर टब में नहाने के लिए घुसता है। तो जैसे ही वो पानी के अंदर घुसता है वाटर टब में, वैसे ही वो ऑब्ज़र्व करता है कि पानी जो है टब से ओवरफ्लो कर गया, पूरा लबालब भरा हुआ था टब। उसके अंदर आर्किमिडीज घुसता है तो वो देखता है कि पानी जो है वो बाहर ओवरफ्लो कर गया। ये आप भी देखते होगे जब आप नहाते होगे। इंडिया में वैसे लोग बाथ टब में कम नहाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को देखें कि वो टब में नहाता है तब आप ये चीज़ देखोगे। अब सब लोगों ने ये चीज़ देखी है कभी ना कभी। आप नहाने के टाइम पे ना देखो तो आप कोई चीज़ ऐसे एक टब लबालब भरा हुआ टब में कोई चीज़ डालो तो वो पानी ओवरफ्लो कर जाता है, ये तो देखा ही होगा। अब सब लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में देखी है, लेकिन और इसने आर्किमिडीज ने भी पहली बार नहीं देखी होगी, उसने भी कई बार देखी होगी। लेकिन इस बार जब वो देखता है तो वो यूरेका करके बोलता है जोर से, यूरेका आई हैव गॉट इट। यूरेका का मतलब होता है आई हैव गॉट इट। और ये यूरेका यूरेका बोलते हुए पूरी गलियों में दौड़ जाता है। और यहीं से जो है वो प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसने दिया। और उसके बाद से ये प्रिंसिपल जो है उसके नाम पर ही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से ही केम टू बी नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन आर्किमिडीज नेम। और इससे आर्किमिडीज ने गोल्ड की प्योरिटी भी पता करी, जो कि उसके राजा के क्राउन में, उसके ताज में लगा हुआ था। उसकी गोल्ड की प्योरिटी भी पता करी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही। तो अब हम आ जाते हैं समरी। समरी में जब हम आते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या चीज़ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, inversely proportional to square of distance between them. Law applies to object anywhere in the universe.
हमने आपको बताया था, और उसी के लिए उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, कहीं पे भी चले जाएंगे यूनिवर्स में, सन पे, मून पे, यूरेनस पे, जुपिटर पे, मार्स पे, कहीं पे भी चले जाएंगे वो अप्लाई करेगा, इसके लिए उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ग्रेविटेशन बहुत ही वीक फोर्स है, अनलेस एंटिल जो उसके मासेस इन्वॉल्व हैं वो लार्ज हों। अगर मास लार्ज है तो ग्रेविटेशन पुल भी बहुत लार्ज है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। थोड़ी सी ऊंचाई से कोई चीज़ फेंकोगे तो उसके ऊपर कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से फेंकोगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। यानी कि अगर आप 1 फीट की ऊंचाई से या 1 मीटर की ऊंचाई से आप एक चीज़ को फेंक रहे हो तो उसके ऊपर कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। और वही अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट से 8000 प्लस की हाइट से अगर आप फेंकते हो उस चीज़ को, तो उसके ऊपर आप खुद ही देख लो कितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो एल्टीट्यूड से भी उसका फ़र्क पड़ता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। और इसके अलावा जो अर्थ के ऊपर हमने आपको बताया था कि अर्थ पूरी स्फेरिकल नहीं है, तो उसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर भी वो चेंज करती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। वेट क्या है? वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू mg। तो वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। वेट तो जो है वो प्लेस टू प्लेस, इवन पोल्स पे और इक्वेटर पे चेंज हो जाता है क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और वेट अगर आप अर्थ के ऊपर देखोगे तो अलग होएगा, मून के ऊपर देखोगे तो अलग होएगा, जुपिटर के ऊपर देखोगे तो अलग होएगा। इस तरह से सन के ऊपर तो आप जाके देख नहीं पाओगे, इसके लिए मैं बोल नहीं रहा आपको वहाँ पे। फिर वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन इमर्स्ड इन फ्लूइड। जब किसी लिक्विड में या फ्लूइड में किसी भी बॉडी को इमर्स करोगे तो वो उसको एक्सपीरियंस होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है। और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगी उस फ्लूइड में या लिक्विड में। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है दैन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड तो वो सिंक कर जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एंड अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, सी यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।